हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम बात करने वाले हैं इंडक्टेंस की। और इंडक्टेंस में हमारे पास फिर से वही डिस्कशन होगा कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो फ्लक्स चेंज होगा वो करंट की वजह से होगा। अब हम किस करंट की बात कर रहे हैं? देखो, हमारे पास अगर इंड्यूस करंट आती है तो वो किसकी वजह से आई होगी? हमने फ्लक्स को चेंज कराया होगा, है ना। अब इसके अलग अलग तरीके हैं। हम एरिया को चेंज करा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा सकते हैं। ओके, या उनके बीच का एंगल चेंज करा दे तो भी हमारे पास फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर फ्लक्स आए इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का होना। और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास दो तरह से आ सकती है। एक तो हमारे पास अगर करंट है, ओके, जो हम वोल्टेज सोर्स यूज करके जनरेट करते हैं। हमने बैटरी लगा दी किसी सर्किट में तो हमें वहां पर क्या मिल जाएगी? करंट। एक तो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट से आ सकती है, दूसरा मैग्नेट से आ सकती है। ओके, तो हम यहाँ पर मैग्नेट को यूज नहीं करेंगे। ओके, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इस वाले को लेकर ये पूरा डिस्कशन करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास टॉपिक का नाम है इंडक्टेंस। ओके, और हमारा जो मेन पर्पस है वो है कि हमारे पास एक कॉइल है और उस कॉइल में हमें इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कराना है। ओके, अब इसको हम कैसे जनरेट कराएं देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट कैसे कैसे जनरेट हो सकती है। सपोज हमारे पास दो कॉइल हैं, C1 बोल देते हैं एक को और दूसरी को C2। ओके, हमने क्या किया, इसमें करंट इंड्यूस कराई C1 कॉइल में। ओके, और ये कैसे हुआ होगा? जब इस कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा। ओके, अब जो ये फर्स्ट पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग ये कैसे चेंज हुआ होगा? इस दूसरी कॉइल के कारण, जिसमें हमने कोई ना कोई वोल्टेज सोर्स यूज किया हुआ है, जिसमें एक करंट पहले से फ्लो हो रही है, जिसे हम ओरिजिनल करंट बोल सकते हैं। ओके, और इसकी वजह से हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड आई होगी। ओके, तो हमने कुछ ना कुछ इस कॉइल के साथ में किया है जो इस कॉइल के पास में रखी है। मतलब दो कॉइल है, एक दूसरे के पास में रखी हुई है और उसमें से एक कॉइल में हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं। किसी भी तरह के चेंजेस हो सकते हैं। हम उसे मूव करा रहे हैं या करंट की वैल्यू को चेंज करा रहे हैं। उसके कारण उसके पास में रखी हुई कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स चेंज हो जाता है और उस फ्लक्स के चेंज होने से हमें इंड्यूस करंट मिल जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास इस कॉइल में इंड्यूस करंट तो आई, किसकी वजह से? फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। लेकिन ये चेंज किसकी वजह से हुआ? इस कॉइल C2 की वजह से। तो बेसिकली एक तरीका है जिसमें हम दो कॉइल यूज कर रहे हैं, ओके, और उसमें से एक कॉइल में इंड्यूस करंट हमें मिल रही है। दूसरा तरीका क्या है? हम एक ही कॉइल को यूज करें, ओके, उसी में हमारी ओरिजिनल करंट होगी, उसी में हमें इंड्यूस करंट मिलेगी। ओके,
और ये किसकी वजह से हो रहा होगा? फ्लक्स चेंज होने की वजह से। मतलब हमने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से यहाँ पर करंट आई, ओरिजिनल करंट, और इसकी वजह से फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स के चेंज होने से हमें इंड्यूस करंट मिल गई। अब यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस सेम कॉइल में हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो हमें जो इंडक्टेंस मिलती है उसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ पर ओरिजिनल करंट भी सेम कॉइल में होगी, फ्लक्स भी उसी कॉइल का चेंज होगा, और इंड्यूस करंट भी उसी कॉइल में आएगी। ओके, जब हम दो कॉइल की हेल्प लेते हैं तब हमें जो जो इंडक्टेंस मिलती है उसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। ओके, दो कॉइल की हेल्प से जो इंडक्टेंस हमें मिलेगी उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, तो यहाँ पर जो ये वाला केस है ये किसका है? म्यूचुअल इंडक्टेंस का। और ये वाला किसका केस है? सेल्फ इंडक्टेंस का। ओके, लेकिन यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर आता है। ओके, इसको नोट कर लीजिए पहले। दोनों ही केसेस में जो हमारे पास नेट फ्लक्स आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और ये हम ओरिजिनल करंट की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये आई ओरिजिनल है, इसे हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अभी हमने देखा दोनों ही केसेस में अगर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगी तो वहां पर फ्लक्स तो चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने के लिए पहले फ्लक्स का आना भी जरूरी है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स आएगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ओरिजिनल करंट के, दोनों केसेस में। ओके, ये तो कब की बात हुई? हमारे पास जो कोयल है उसमें सिंगल टर्न है। अगर उस कोयल में एन नंबर ऑफ टर्न्स हुए तब? हमारे पास अगर कोई ऐसी कोयल है जिसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है और वो सब क्लोजली वाउंड है। ओके, देखो ये टर्म आना जरूरी है। क्लोजली वाउंड मतलब हमारे पास अगर ये एक कोयल है और इसमें हमारे पास बहुत सारे टर्न है। ओके, अगर वो एक दूसरे से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर होंगे, उनके बीच में जो गैप है वो काफी ज्यादा होगा, तो वहां पर होगा क्या कि सबसे सेम फ्लक्स पास नहीं होगा। फ्लक्स में हम क्या मेंशन करते हैं? एरिया। तो अगर वहां पर टर्न्स का एरिया सेम नहीं होगा या वो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर होंगे तो वहां से इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो पाएंगी। ओके, तो रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पर हर टर्न के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स डिफरेंट होगा, तो केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा टर्न तो है लेकिन सब क्लोजली वाउंड है। ओके, वहां पर हमारे पास नेट फ्लक्स क्या आएगा? एन फाइव बी। और यहाँ इस बार एन फाइव बी किसके प्रोपोर्शनल होगा? आई के। ओके, अब यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, जब इसको रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? कांस्टेंट मिलेगा, और उस कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस। ओके,
तो अभी हम इस साइन को रिमूव नहीं करेंगे, ओके? सिर्फ जनरली समझ लिया है इसको कि जब हम इसको रिमूव करेंगे, जो भी कांस्टेंट हम यूज़ करेंगे, जो भी उसकी रिप्रेजेंटेशन यूज़ करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? इंडक्टेंस, ओके? और इस इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है, वो होती है हेनरी, ओके? कैपिटल एच से उसे डिनोट करते हैं। इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं कुछ और क्वालिटीज इंडक्टेंस की, ओके? यहाँ पर इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? हेनरी, और उसे कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके? अब यहाँ पर ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडक्टेंस उसकी जियोमेट्री और इंट्रिंसिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है, ओके? हम कोई भी कोइल ले रहे हैं, कोइल ले या फिर सोलेनोइड ले, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई ऐसा कंडक्टर होना चाहिए जिसमें करंट फ्लो हो रही है, ओके? अब उसकी जियोमेट्री कैसी है, हमने कौन सा मटेरियल उसमें यूज किया है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, उन पर डिपेंड करता है इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी। जैसा हमने देखा कि ये एक कांस्टेंट होता है, ओके? तो अगर हमने एक बार एक कॉइल को ले लिया, उसमें हमने मटेरियल को फिक्स कर दिया, उसकी शेप को फिक्स कर दिया, ओके? तो अब जब तक हम इन दोनों फैक्टर में कोई चेंज नहीं करेंगे, उसकी जो इंडक्टेंस वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, ओके? तो बेसिकली इससे पहले हमने देखा कि इंडक्टेंस एक कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये किस किस पर डिपेंड करता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज पर और जियोमेट्री पर। अब ऐसा ही कुछ हमने सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ा था, कैपेसिटर, ओके? कैपेसिटर की जो स्ट्रेंथ होती है उसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, होती तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू ही है, ओके? लेकिन ये भी जियोमेट्री पर डिपेंड करती है और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। जियोमेट्री जो हमने कैपेसिटर यूज किया है वो किस शेप का है, किस साइज का है? जैसे अगर आपको याद हो तो इसका फॉर्मूला आता था हमारे पास, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। ये कब था? अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और प्लेट्स के बीच में एयर या फिर वैक्यूम है, ओके? इन प्लेट्स का एरिया कितना होता था? ए, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है यहाँ पर? जो मटेरियल हमने यहाँ पर बीच में यूज किया है प्लेट्स के, उस मटेरियल की परमिटिविटी। हमने बोला कि ये क्या है? एयर या फिर वैक्यूम है यहाँ पर, तो हम एयर या फिर वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है वो लेंगे, एप्सिलॉन नॉट, ओके? और डी क्या होगी? इनके बीच की डिस्टेंस। द मोमेंट आप इनका साइज चेंज करोगे, आपने जो प्लेट्स ली हैं उनका साइज चेंज करोगे तो एरिया चेंज हो जाएगा। इवन आप उसकी शेप चेंज करोगे तो भी एरिया चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पर सर्कुलर प्लेट्स भी ले सकते हो, उस केस में भी एरिया चेंज हो जाएगा, ओके? और एरिया चेंज होते ही कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी, ओके? हम कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में नहीं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों में कैसे सिमिलरिटी आती है,
ओके, बेसिकली इनका वर्क क्या होता है, कैसे ये कंप्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट है, या क्या कुछ सिमिलैरिटीज हैं, वो सब डेप्थ में किसी दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी के लिए ये भी एक कांस्टेंट होता है, ज्योमेट्री जब तक सेम रहेगी तब तक इसकी वैल्यू में चेंज नहीं होगा। सेम केस होता है हमारे पास कैपेसिटर के लिए। ओके, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, तो बेसिकली अगर यहाँ पर कोयल की जो ज्योमेट्री है वो चेंज नहीं हो रही है, फिक्स है, तो यहाँ पर जो नेट फ्लक्स आएगा और उसमें टाइम के साथ में जो चेंज होगा वो दोनों हम मेजर कर सकते हैं। जो नेट फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और जो टाइम के साथ फ्लक्स चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंजिंग करंट के। ओके, तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करके ओके इसको फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर जियोमेट्री टाइम के साथ चेंज होना स्टार्ट कर दे, क्या फिर भी हम इसको यूज कर सकते हैं? अगर जियोमेट्री टाइम के साथ चेंज होना स्टार्ट कर दे तो यहाँ पर कुछ और ऐसे एलिमेंट आ जाएंगे जिन पर ये फ्लक्स डिपेंड करेगा। अभी तो सिर्फ क्या है, चेंजिंग करंट, लेकिन उसके बाद हमें कुछ और एलिमेंट्स को भी स्टडी करना होगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो केस काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर जो स्टडी करते हैं वो जियोमेट्री को चेंज नहीं कराना है। ओके, और चेंज अगर नहीं हो रही है तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि कितना फ्लक्स कितने टाइम में चेंज हो रहा है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। ओके, ये किसकी वैल्यू है, चेंजिंग फ्लक्स की। ओके, नोट कीजिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, हमने स्टार्टिंग में दो वेज की बात की थी जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। उनमें से जो फर्स्ट केस था वहां से हमारे पास आती है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, इसको हम एम से डिनोट करते हैं। ओके, अब अभी तक हम बोल रहे थे कि हमारे पास कोईल होगी, दो कोईल लेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस में। यहाँ पर हम कोईल भी ले सकते हैं, बट अभी हम क्या करने वाले हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फाइंड करने वाले हैं। ओके, डिपेंडेंसी तो हम देख ही चुके हैं कि जो फ्लक्स होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के। और वहां पर अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को लेकर आते हैं तो उसे ही हम क्या बोल देंगे, इंडक्टेंस। ओके, क्योंकि यहाँ पर केस म्यूचुअल का है तो हम उसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस, और कैपिटल एम से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन हमने एक पॉइंट और बोला है कि यहाँ पर जो इंडक्टेंस है वो जियोमेट्री पर डिपेंड करती है, साथ ही जो मटेरियल है उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज पर भी डिपेंड करती है। तो हम यहाँ पर जो एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं वो इनकी टर्म्स में निकालेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर जो केस लेने वाले हैं उसमें सोलेनोइड्स को कंसीडर करेंगे। ओके, तो ड्रॉ कर लेते हैं सोलेनोइड्स को। तो यहाँ पर हमने दो सोलेनोइड ली है, और ये कैसी हैं, कोएक्सियल। कोएक्सियल मतलब दोनों के जो सेंटर से
एक्सिस पास होती है वो दोनों के लिए सेम है। ओके, कोई भी सिलेंडर होगा उसके सेंटर से पास होने वाली एक एक्सिस होगी जिसे हम सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं, वो इन दोनों सोलेनोइड के लिए सेम है। ओके, इसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं सेंट्रल एक्सिस। ओके, यहाँ पर जो बाहर वाले सोलेनोइड होगा उसको हम S2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो इनसाइड वाला है ब्लू मार्कर से ड्रॉ हुआ है उसको हम S1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, कुछ वैल्यूज को डिफाइन कर लेते हैं। S2 सोलेनोइड के लिए रेडियस हो जाएगी हमारे पास R2। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स N2। ओके, और इसकी लेंथ पर यूनिट लेंथ में जो टर्न्स है वो कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल n2 और इसकी जो टोटल लेंथ है वो ले लेते हैं l। ओके, ये वैल्यूज किसके लिए आई है? S2 सोलेनोइड के लिए। अब अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की, कितना हो जाएगा? मान लेते हैं कितने हैं n2। अब n2 की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? इस सोलेनोइड में पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है? स्मॉल n2 और लेंथ कितनी है l, तो कितने आ जाएंगे n2l। ओके, सिमिलरली निकाल लेते हैं किसके लिए? 4 सोलेनोइड S1। ओके, यहाँ पर हमारे पास रेडियस मान लेते हैं कितनी है R1, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1। ओके, टोटल लेंथ L। दोनों सोलेनोइड के लिए जो लेंथ है ओके वो इक्वल है। अब यहाँ पर जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे N1 मान लेते हैं। ओके, और यहाँ पर N1 किसके इक्वल आएगा? स्मॉल n1 l। ओके, इतना आप नोट कर लीजिए, ये नोटेशन हम आगे यूज करने वाले हैं। ओके, तो इसलिए एक ही बार में सबको डिफाइन किया है। अब करते क्या है, जो ये एक्सटर्नल सोलेनोइड है सोलेनोइड S2, इसमें करंट फ्लो कराते हैं। ओके, मान लेते हैं करंट कितनी फ्लो कराई I2। ओके, और ये करंट कहाँ से आई होगी? हमने कुछ ना कुछ अरेंजमेंट जरूर किया होगा, एक्सटर्नली कोई बैटरी को यहाँ पर इस सोलेनोइड से कनेक्ट किया होगा और उसके आने से यहाँ पर करंट फ्लो हुई है। ओके, अब इस करंट के आने से क्या होगा? करंट हमेशा क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने से क्या होगा?
सोलेनोइड के अंदर क्या है? दूसरी सोलेनोइड है। S2 सोलेनोइड के अंदर क्या है? S1 सोलेनोइड है। ये जो बड़े वाली सोलेनोइड है इसमें करंट फ्लो हो रही है। ओके, तो इसके अंदर पूरे में मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी हमें। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड मिलने का मतलब क्या है कि हम बोल सकते हैं कि जो S1 सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ओके, तो अगर हम ये जानना चाहें कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इसके टोटल एरिया से, तो हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? फ्लक्स। तो सीधी सी बात ये है, जब हम इस सोलेनोइड में करंट फ्लो कराएंगे तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी और इसमें मैग्नेटिक फील्ड आने से हम इससे पास होने वाला फ्लक्स निकाल सकते हैं। ओके, I2 की वजह से B2 आई और B2 की वजह से हम phi 1 निकाल सकते हैं। ये जो अभी नंबरिंग कर रहे हैं यहाँ पर, इनको ध्यान से समझना। ओके, सोलेनोइड जो सेकंड वाली है उसकी वजह से फर्स्ट सोलेनोइड से कितना फ्लक्स पास होगा हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसको नोट कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? N1 phi 1 directly proportional to the I2। ओके, ये क्या है यहाँ पर? नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू S1। ओके, और इसकी वैल्यू हम किससे फाइंड कर सकते हैं? ओरिजिनल करंट से। ओरिजिनल करंट यहाँ पर क्या है और कहाँ पर फ्लो हो रही है? I2 यहाँ पर हमारे पास ओरिजिनल करंट है और ये S2 सोलेनोइड में फ्लो हो रही है। ओके, अब यहाँ पर इसको रिमूव कर सकते हैं और कांस्टेंट यूज करेंगे एक। इस कांस्टेंट को हम लिखेंगे M12। ओके, ये यहाँ पर एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स। तो M12 क्या है यहाँ पर? म्यूचुअल इंडक्टेंस है। इस नोटेशन का मतलब क्या है? ये म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके लिए आई है? S1 के लिए, और किसके रेस्पेक्ट में? S2 के रेस्पेक्ट में। ओके, यहाँ पर हम इसको और किस नाम से जान सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, इतना नोट कर लीजिए। आगे क्या करना है? आगे हमें, देखो ये तो हमारे पास ऑलरेडी है। ओके, क्योंकि हमने फ्लो कराई है, हमें पता होगा इसकी कितनी वैल्यू है। ये कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। इसी के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है। ओके, तो हम यहाँ पर इन दोनों के वैल्यूज को पुट करेंगे। ओके, नोट कर लीजिए, फिर करते हैं पुट। यहाँ पर हमने N1 कितना लिखा था?
स्मॉल n1 L। ओके, 5 1 कितना आएगा? देखो हमारे पास ये होता है बी ए, ओके, साथ में कोस थीटा। ओके, यहाँ पर हमारे पास थीटा 0 है। पता कैसे चलेगा 0 है? हमने सोलेनोइड यूज की है। ये हमारे पास सोलेनोइड है और इसमें जब करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी। इसके लिए हम डेरिवेशन फाइंड कर चुके हैं। ओके, हम सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं। वहां पर हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आया था मैग्नेटिक फील्ड का, उसको यूज करेंगे और अभी उसकी डायरेक्शन को यूज कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर इस सोलेनोइड में करंट के फ्लो होने से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन ये होगी। ओके, अब अगर हम इसका एरिया फाइंड करना चाहे तो किस रीजन का एरिया निकालते हैं? या तो हम इसका निकालेंगे या फिर बैक साइड से, दोनों सेम होंगे। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो हमारे पास चॉइस है एरिया वेक्टर को लेने की, तो हम उसको भी सेम डायरेक्शन में ले लेंगे। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है तो हम ये वाला एरिया कंसीडर करेंगे। इसके लिए एरिया वेक्टर निकालेंगे और इसका एरिया वेक्टर कैसे आएगा? ये आपकी साइड, ओके, आउट ऑफ द प्लेन। तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा? 0। अब यहाँ पर बारी है नोटेशन की। एरिया हम किसका निकाल रहे हैं? जिसका फ्लक्स चाहिए, मतलब A1। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किसकी वजह से आई है? S2 सोलेनोइड की वजह से, तो हम इसको लिखेंगे B2। ओके, अब यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी होगी? पाई R1 स्क्वायर। ओके, एरिया हम ऐसे निकालते हैं। B2 कैसे आएगा? देखो हमने पढ़ा था 4th चैप्टर में B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। सोलेनोइड में पर यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने हैं? स्मॉल एन। करंट कितनी फ्लो हो रही है? आई। देन वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो कितनी होगी? बी। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट एज इट इज आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स, ये मैग्नेटिक फील्ड S2 सोलेनोइड वाली है। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स भी किसके आएंगे? S2 सोलेनोइड में जो हमने कंसीडर किए थे, मतलब N2। और करंट, करंट भी उसी की आएगी, I2। ओके, अब यहाँ पर एक और assumption था जिसको लेकर हमने ये एक्सप्रेशन फाइंड किया था। assumption क्या था वो? जो सोलेनोइड है उसकी जो रेडियस होगी या उसकी जो थिकनेस है वो उसकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है। मतलब हमारे पास ये केस किसका आता है? लॉन्ग सोलेनोइड। ओके, हमने लॉन्ग सोलेनोइड ली थी, उसमें ये हमारे पास एजम्पशन आता है और हम इन दोनों को लेने के बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन पाते हैं वो क्या होता है? B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ओके, हम यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं, दैट्स मीन हमारे पास यहाँ पर जो सोलेनोइड है वो कैसी है? लॉन्ग सोलेनोइड होगी। फिर चाहे हम S1 की बात करें या फिर S2 की। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखना चाहें S2 में जब करंट फ्लो होगी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो हमें सिर्फ इसके अंदर मिलेगी, बाहर नहीं मिल पाएगी। ये भी हमने वहां पे देखा था कि अगर हमारे पास लॉन्ग सोलेनोइड है तो एक आइडियल सोलेनोइड की तरह बिहेव करती है। वो अपने से बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को नहीं जाने देती। इंटेंसिटी कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड की? एग्जैक्टली 0। ओके, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो सोलेनोइड के इनसाइड में आएगी। ओके,
अब हमारे पास S1 कहाँ है? वो भी इनसाइड में है, तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? नॉन ज़ीरो और साथ में यूनिफॉर्म भी। ओके, ये सब पॉइंट्स हैं, माइंड में रखना इनको ज़रूरी है। ओके, तो N1 आ गया है, Phi1 आ गया है, क्या करें? इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। कुछ वैल्यूज कट हो जाएंगी, कितना आएगा? M12 इक्वल्स टू म्यू नोट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। इसको नोट कर लीजिए। जैसा हमने देखा था कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी या ओवरऑल बात करें इंडक्टेंस की, वो ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगी और किस पर डिपेंड करेगी? जो हमने मटेरियल यूज किया है उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज पर। तो यहाँ पर हमारे पास R मतलब रेडियस ऑफ सोलेनोइड, लेंथ ऑफ सोलेनोइड, पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है, ये सब किसके अंडर में आ जाएंगे? ज्योमेट्री के। ओके, एरिया, लेंथ, ओके, ये सब ज्योमेट्री के फैक्टर के अंडर में आ जाते हैं। म्यू नोट यहाँ पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे। और म्यू नोट क्या होती है? एयर या फिर वैक्यूम की परमिएबिलिटी। ओके, यहाँ पर ये जो पूरा हमने किया है ये कब किया है? जब हमारे पास मीडियम कैसा है? या तो एयर है या फिर वैक्यूम। तो इस सिचुएशन में हमारे पास मटेरियल की जो परमिएबिलिटी होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी? म्यू नोट के, क्योंकि यहाँ पर जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो 1 के इक्वल होती है। ओके, एयर या फिर वैक्यूम की परमिएबिलिटी 1 के इक्वल होती है। ओके, तो यहाँ पर ये किसके इक्वल आ जाएगा? म्यू इक्वल्स टू म्यू नोट, वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, अब ये कैसे आया? इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हम चैप्टर 5 में देख चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं क्या रिलेशन होता है। ओके, ये एयर या फिर वैक्यूम की परमिएबिलिटी, ये एयर या फिर वैक्यूम से अलग हमने कोई भी मटेरियल लिया है, कोई भी मीडियम है, उसकी परमिएबिलिटी, और ये रिलेटिव परमिएबिलिटी। ओके, एयर वैक्यूम के लिए ये 1 हो जाएगी, तो म्यू किसके इक्वल आ जाएगा? म्यू नॉट के। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। ओके, इस बार क्या करेंगे? केस को रिवर्स कर देते हैं। कैसे? इस बार हम करंट S1 सोलेनोइड में फ्लो कराएंगे। ओके, ये मैं ओरिजिनल करंट की बात कर रही हूँ। अब हमारे पास ओरिजिनल करंट क्या है? I1, जो किसमें फ्लो हो रही है? सोलेनोइड में। ओके, तो इसके कारण क्या आएगा हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड, और कौन सी नोटेशन यूज करेंगे? B1। ओके, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के आने से अगेन हम क्या फाइंड कर सकते हैं? फ्लक्स। और इस बार फ्लक्स कौन से वाला फाइंड करेंगे? जो सोलेनोइड S2 से पास हो रहा होगा, मतलब Phi2। ओके, यहाँ पर हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो जिसमें करंट फ्लो होगी
उससे दूसरे वाली जो सोलेनोइड होगी या कोईल होगी, उससे पास होने वाला फ्लक्स हमें चाहिए होता है। ओके, तो जब हमने इसमें करंट फ्लो कराई थी ओरिजिनल, हमने इसका फ्लक्स लिया था, इसमें करा रहे हैं तो अब इसका फ्लक्स लेंगे। ओके, इस सिचुएशन में नेट फ्लक्स कितना आएगा हमारे पास? S2 से जो पास हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने आते हैं इसमें? N2, फ्लक्स क्या होगा? phi2, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ओरिजिनल करंट के। ओरिजिनल करंट क्या है हमारे पास? I1। ओके, अब यहाँ पर इसको रिमूव करेंगे, अगेन हमारे पास क्या आएगा? एक कांस्टेंट। इस बार हम इसको क्या लिखेंगे? M21 I1। ओके, M21 क्या है यहाँ पर? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S2 with respect to S1। ओके, अगेन हम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या करना है? अगेन इसकी वैल्यू है हमारे पास, इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है। इन दोनों की वैल्यूज देख लेते हैं। ओके, N2 कितना होगा? ओके, स्टार्टिंग में वैल्यू निकाली थी। phi2 कितना होगा? अगेन हमारे पास सोलेनोइड है। ओके, इसमें करंट फ्लो होगी, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी? ये वाली। ओके, तो हम ये वाला क्रॉस सेक्शन कंसीडर करेंगे, इसका एरिया वेक्टर लेंगे, वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास बी ए कोस थीटा होता है, थीटा 0 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा? बी ए। अब मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आई है इस बार? S1 की वजह से, तो क्या लिखेंगे? B1। एरिया, ये वो एरिया हमें लेना है जिससे पास होने वाला फ्लक्स हम देख रहे हैं, जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। ओके, बिकॉज हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर S2 सोलेनोइड से एग्जैक्टली कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या कितनी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। ओके, तो उसके लिए हम उसका एरिया कंसीडर करते हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है? फ्लक्स। अब यहाँ पर हम एरिया लेंगे A1। A1 क्यों लिया? पहले वाले केस में तो A2 लिया था। S2 सोलेनोइड की बात कर रहे हैं तो A2 होना चाहिए, तो A1 क्यों आया? देखो, अभी हमने बोला था कि यहाँ पर जो सोलेनोइड है वो कैसी है? लॉन्ग सोलेनोइड है, मतलब जो रेडियस है दोनों ही सोलेनोइड के लिए वो उनकी लेंथ के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है। तो इस केस में इस बार क्या हुआ? ये छोटी रेडियस की जो सोलेनोइड है S1, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो इसके बाहर तो जा ही नहीं पाएंगी ना, क्योंकि ये भी किसकी तरह एक्ट कर रहा है? आइडियल सोलेनोइड की तरह। कोई भी सोलेनोइड होगा अगर वो लॉन्ग है, ठीक है,
तो वहाँ पर वो अपने से बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास इस रीजन में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी ही नहीं। ओके, सिर्फ कितने एरिया में रहेंगी? ये जो S1 सोलेनोइड का एरिया है, इसका जो अपना रीजन है उसी में रहेगी। तो अगर हमें S2 सोलेनोइड का फ्लक्स देखना है कि S2 सोलेनोइड के कितने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं, तो हमें सिर्फ कितना रीजन लेना पड़ेगा जितना S1 सोलेनोइड का है। ओके, हमें क्या देखना है? S2 सोलेनोइड के कितने रीजन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, ये कितने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं। कितने रीजन में कर रही हैं? जितना रीजन S1 का है। तो हमें वही एरिया लेना होगा जो किसका है? S1 का है। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या लिया है? A1। A1 क्या है यहाँ पर? पाई R1 स्क्वायर। और B1 क्या है यहाँ पर? म्यू नोट Ni होता है। ओके, इस बार N किसका लेंगे? S1 सोलेनोइड के लिए, और I भी S1 सोलेनोइड के लिए। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? phi 2 इक्वल्स टू म्यू नोट पाई N1 I1 R1 स्क्वायर। ओके, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट किया है। क्या करें? इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। ओके, पुट करेंगे कितना आएगा? N2L इक्वल्स टू, सॉरी, क्या कुछ कट हो जाएगा? I1, और क्या बचेगा? M21 इक्वल्स टू म्यू नोट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब अगर आपने कहीं लिखी होगी इक्वेशन नंबर 3 को, तो आप देख सकते हो कि इक्वेशन नंबर 3 में जो M12 की वैल्यू आई थी वो एग्जैक्टली किसके इक्वल है? M21 के। ओके, तो ओवरऑल यहाँ से जो रिजल्ट आता है, जो कंक्लूजन आता है, वो क्या है कि यहाँ पर जो तरीका होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड करने का, वो दोनों सिचुएशन में डिफरेंट होगा। ओके, एक में आपको एरिया एक अलग तरीके से लेना पड़ेगा, दूसरे केस में दूसरे तरीके से, लेकिन पूरी कैलकुलेशन के बाद जब आपके पास रिजल्ट आएगा वो सेम रहेगा। तो आप चाहे करंट S1 में फ्लो कराओ या फिर S2 में ओरिजिनल करंट फ्लो कराओ, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी वो दोनों के लिए सेम रहेगी। ओके, इसको नोट कर लीजिए, इस रिजल्ट को फिर लिख लेते हैं। दोनों इक्वल है तो एक नया कांस्टेंट हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, m विदाउट एनी नंबर। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर m के लिए
हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया है, म्यू नॉट n1 n2 पाई r1 स्क्वायर l। ओके, यहाँ पर r1 r2 से छोटा है। ओके, अगर आप इस रिजल्ट को याद कर रहे हो तो इस कंडीशन के साथ में याद करना। जो छोटे वाली रेडियस होगी वो हमेशा आपको फाइनल एक्सप्रेशन में यूज करनी है, और एल लेंथ है वो तो दोनों की सेम ही होगी। ओके, सेकंड ये हमने किसके लिए निकाला है, मीडियम कैसा है हमारे पास, एयर या फिर वैक्यूम। सपोज करो हमारे पास जो मीडियम है उसकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो 1 के इक्वल नहीं है, मतलब वहां पर एयर या फिर वैक्यूम से अलग कोई दूसरा मीडियम है। उस केस में यहाँ पर तो यहाँ पर मीडियम की परमिएबिलिटी एग्जैक्टली होगी कितनी, म्यू नॉट म्यू आर। ओके, तो हमारे पास इंडक्टेंस का नया एक्सप्रेशन क्या आएगा, m इक्वल्स टू म्यू n1 n2 पाई r1 स्क्वायर l। ओके, यहाँ पर अगेन r1 छोटा है किससे, r2 से, और म्यू की क्या वैल्यू है यहाँ पर, म्यू नॉट म्यू आर। ओके, आप इस एक्सप्रेशन को याद कर सकते हो। अगर आपके पास एयर आ जाता है या वैक्यूम आ जाता है तो म्यू आर कितना हो जाएगा, 1। ओके, और अगर उससे अलग है देन आपको वो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, या फिर आप म्यू आर यूज कर रहे हो तो आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। ओके, नोट कर लीजिए इसको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।